हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास कवर कर रहे हैं। उसी के क्रम में हमारी आज ये क्लास थर्ड है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें, जिसमें कि हमने पुरापाषाण कालीन स्थलों के बारे में चर्चा की हुई है। आज इस क्लास में हम नवपाषाण कालीन स्थलों पर चर्चा करेंगे और इसमें मुख्य रूप से भीमबेटका गुफा समूह, जो कि पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल के स्थल जहां पर हमें दिखाई देते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो स्थल हैं उनके बारे में जानिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थल। तो हमने मध्य प्रदेश के जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं ये सभी देख लिए थे, और इसमें हमने जो एक बात आपको ये फैक्ट अपडेट कर लेना है कि हमने जो मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ पढ़ा हुआ था, आदमगढ़ के विषय में हमने सेकंड क्लास में सारी जानकारी ले ली थी, परंतु हम उसमें ये नहीं बता पाए थे कि जो मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ है वह किस जिले में स्थित है। तो जो आदमगढ़ है यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम, पहले इसका नाम होशंगाबाद हुआ करता था, परंतु अब होशंगाबाद का नाम क्या है, नर्मदापुरम। तो आदमगढ़ है जो कहाँ पर स्थित है, नर्मदापुरम जिले में। चलिए अब हम नवपाषाण कालीन स्थलों के विषय में चर्चा करते हैं। ये आप अपना फैक्ट याद रखिएगा। चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भीमबेटका गुफा समूह की। तो देखिए जो भीमबेटका गुफा समूह है, जो यह है जो भारत का प्राचीन गुफा समूह है। ये बात हमें याद रखना है कि भीमबेटका गुफा समूह है, यह एक प्राचीन गुफा समूह है और इसका संबंध नवपाषाण काल से तो है ही, परंतु इसका संबंध पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल सभी से इसका संबंध है। यहाँ से पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, भीमबेटका गुफा समूह से, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा समूह है। इससे लगातार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके फैक्ट सभी याद रखना है और इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। तो देखिए जो भीमबेटका गुफा समूह है, यह यदि हम इसकी बात करें कि भीमबेटका गुफा समूह कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के, चलिए तो यह जो स्थल है वह रायसेन जिले में है। कहाँ पर है यह स्थल, भीमबेटका गुफा समूह है जो यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, रायसेन। तो ये बात हमें याद रखना है कि यह जो स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में यह स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज में यह जो स्थल है यह स्थित है। तो इसका स्थान याद रखना है कि भीमबेटका गुफा समूह कहाँ पर स्थित है, ओबेदुल्लागंज। ये स्थल आपको याद रखना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो भीमबेटका गुफा समूह है इसको सन 1957 में, कब, 1957 में, 1957 में श्री विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा, इसकी खोज श्री विष्णुधर वाकड़कर इनके द्वारा जो भीमबेटका गुफा समूह है उसकी 1957 में श्री विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा इसकी क्या की गई है, खोज।
तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि भीमबेटका गुफा समूह की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर यह स्थित है। तो यह रायसेन के ओबेदुल्लागंज में स्थित है और 1957 में श्री विष्णुधर वाकड़कर महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह यहाँ से मिला क्या है, तो यहाँ से 700 शैलाश्रय मिले हुए हैं। कितने? 700 शैलाश्रय मिले हुए हैं। तो ये याद रखना है कि 700 शैलाश्रय कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका गुफा समूह से। और इनका संबंध है पुरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक से इनका संबंध है। और यहाँ से जो 700 शैलाश्रय मिले हैं उनमें 500 से अधिक ऐसे शैलाश्रय हैं, 500 से अधिक ऐसे शैलाश्रय हैं जिन पर शैल चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? शैल चित्र। और भीमबेटका गुफा समूह अपने शैल चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है और यह विश्व प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए। तो भीमबेटका गुफा समूह में जो शैलाश्रय मिले हैं उनमें से 500 से अधिक ऐसे शैलाश्रय हैं जिनमें क्या मिले हैं? शैल चित्र। और इन शैल चित्रों के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो शैल चित्र हैं इनमें चित्र आखिर, शैल चित्र का मतलब गुफा समूह के अंदर जो पत्थर हैं उन पर ये चित्र बने हुए हैं। और इन चित्रों में क्या बना हुआ है? तो इन चित्रों में देखिए शिकार के चित्र बने हुए हैं। मान लीजिए प्राचीन समय में मनुष्य शिकार करता था तो इस प्रकार से शिकार के चित्र बने हुए हैं। नृत्य करते हुए लोगों के चित्र बने हुए हैं। जानवरों में हाथी के चित्र बने हुए हैं, घोड़ा, हिरन, इनके चित्र इन गुफा समूहों पर मिलते हैं। तो इनके ये चित्र वहां पर बने हुए हैं। और इन चित्रों के लिए जो भीमबेटका गुफा समूह है विश्व प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना है। और भीमबेटका गुफा समूह को इसी प्रसिद्धता के कारण 2003 में, कब? वर्ष 2003, यदि हम बात करें कि भीमबेटका गुफा समूह को वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, घोषित किया गया था। तो वर्ष 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, विश्व विरासत स्थल। तो जो भीमबेटका गुफा समूह है यह 2003 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हुआ। तो इस प्रकार से ये फैक्ट ये वर्ष याद रखना है कि भीमबेटका गुफा समूह को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो वह वर्ष कौन सा होगा? वर्ष 2003। और भीमबेटका गुफा समूह की खोजकर्ता कौन है? तो सन 1957 में विष्णुधर वाकड़कर, ये भी हम देख चुके हैं। चलिए, और जिस शैल चित्रों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे तो इनमें जो चित्र मिलते हैं शिकार, नृत्य, हाथी, घोड़ा, हिरन, इस प्रकार के ये चित्र वहां पर दिखाई देते हैं। और ये जो चित्र हैं इनमें जिन रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये जो शैल चित्र हैं इनमें जो रंग हैं कुल 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें कितने रंगों का? वैसे तो इनमें कुल 16 रंगों का प्रयोग किया गया है इन शैल चित्रों को बनाने में, लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे अधिक जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वह लाल और भूरे रंग के चित्र हैं। सबसे ज्यादा लाल भूरे रंग के चित्र मिलते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, लाल और भूरे रंग के चित्र। तो ये भी याद रखना है। और इनमें जो रंग हैं मुख्य रूप से इनमें रंगों में गेरू का प्रयोग भी किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि इन चित्रों को बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? गेरू आप जानते ही होंगे कि गेरू क्या होता है। तो इसमें गेरू का भी प्रयोग किया गया है। तो आपको ये फैक्ट याद रखनी है। और यह जो गुफा समूह है विंध्य पर्वत की चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? विंध्य पर्वत
की चट्टानों में ये जो गुफा समूह है यह बना हुआ है। तो भीमबेटका गुफा समूह से हमें इतने फैक्ट अवश्य ही याद रखने हैं कि भीमबेटका गुफा समूह रायसेन के ओबेदुल्लागंज में स्थित है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई। ठीक है, खोजकर्ता कौन हो गए? विष्णु श्रीधर वाकणकर। रायसेन के ये ओबेदुल्लागंज में, ये याद रखना है, ओबेदुल्लागंज। और खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर। 2003 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ये जो गुफा समूह है विंध्य पर्वत की चट्टानों में बना हुआ है। ठीक है, विंध्य पर्वत की ये चट्टानों में बना हुआ है और यहाँ से 500 से अधिक ऐसे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि गेरू रंग से बने हुए हैं और जिनमें नृत्य, शिकार, इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। और इनका संबंध, इस गुफा समूह का संबंध पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक से है। तो इस प्रकार से आपको भीमबेटका गुफा समूह के संबंध में सभी फैक्ट याद रखने होंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद हम अन्य स्थल की बात करते हैं, जिसमें अन्य स्थल है बैरागढ़। ठीक है, तो जो बैरागढ़ है यह कहाँ पर स्थित है? तो बैरागढ़, जो बैरागढ़ है यह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें कि बैरागढ़ कहाँ पर स्थित है? भोपाल। तो यह भोपाल में स्थित है और यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यह एक कौन सा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। तो बैरागढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार, यदि हम आकार की बात करें तो अर्धचंद्राकार नवपाषाण कालीन औजार। आप हमें ये बस याद रखना है कि बैरागढ़ जो कि भोपाल जिले में स्थित है, यहाँ से नवपाषाण कालीन औजार मिले हुए हैं। तो इसका संबंध नवपाषाण काल से हो गया। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? नवपाषाण कालीन औजार। और भोपाल में ही अन्य स्थल हैं, जैसे कि नेवरी गुफा, ये भी साथ साथ याद रखना है। नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स, यहाँ से और मनुआ भान टेकरी, यहाँ से भी कुछ लघु औजार मिले हुए हैं जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। कौन कौन? नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स। तो ये स्थल साथ साथ कि ये भोपाल में स्थित है और यहाँ से नवपाषाण काल के जो औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं। मनुआ भान टेकरी, तो ये भी आपको स्थल याद रखने होंगे। ये सभी नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स, मनुआ भान टेकरी, ये सभी कहाँ हैं? भोपाल में। तो भोपाल जिले में है और यहाँ से नवपाषाण कालीन औजारों की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार से यदि हम जबलपुर जिले में बात करें तो जबलपुर में नर्मदा नदी घाटी में स्थित भेड़ा घाट, सभी ने भेड़ा घाट घूमा हुआ होगा। तो जबलपुर में स्थित भेड़ा घाट और तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लम्हेटा घाट, इनसे नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। लम्हेटा घाट, तो जबलपुर के भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लम्हेटा घाट, यहाँ से क्या मिला है? नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य। नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के क्या मिले हैं? मानव बस्तियों के यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम जबलपुर के बाद हम बात करेंगे दमोह। तो दमोह जिले में, यदि हम दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में देखें तो संग्रामपुर घाटी स्थित है। संग्रामपुर घाटी, तो संग्रामपुर घाटी से सन 1866 में यहाँ से भी नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। कौन से काल के? नवपाषाण काल में। से हम नवपाषाण काल ही देख रहे हैं, तो यहाँ से नवपाषाण कालीन
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हमें अलग अलग घाटियों के विषय में देखना है। वैसे हमने जो अभी सभी स्थल देखे हैं वो किसी ना किसी घाटी से संबंधित तो हैं ही, परंतु अब हमें एक एक घाटी और उनके प्रमुख पुरातत्वविद देखने हैं और वो हमें याद भी रखना है। तो चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे नर्मदा नदी घाटी। तो जो नर्मदा नदी घाटी है, यदि हम बात करें कि इसका सर्वेक्षण कार्य किसने किया, तो नर्मदा नदी घाटी के प्रमुख सर्वेक्षक हैं जो इसके प्रमुख सर्वेक्षक, यदि हम नर्मदा नदी घाटी के सर्वेक्षकों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आ जाएंगे आर.बी. जोशी, एच.डी. सांकल्या, आर.बी. जोशी और एच.डी. सांकल्या, ये इनके मुख्य सर्वेक्षणकर्ता हैं। शुपेकर महोदय, इन्होंने नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षण किया और इन्होंने विभिन्न यहाँ से अवशेष प्राप्त किए। डी टेरा, तो ये जो इसके साथ ही एपी खत्री भी प्रमुख सर्वेक्षक हैं। तो नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षण करने वालों में प्रमुख सर्वेक्षककर्ता कौन कौन है? आर.बी. जोशी, एच.डी. सांकल्या, शुपेकर महोदय और डी टेरा। तो ये तो नर्मदा नदी घाटी के प्रमुख सर्वेक्षककर्ता हो गए। अब हम देखेंगे कि जो नर्मदा नदी घाटी है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन मानव निवास का साक्ष्य इसी घाटी से मिलता है, जो कि हमने हथनौरा में देखा था कि हथनौरा में सबसे प्राचीन मानव महिला मानव की खोपड़ी मिली थी, जिसे नर्मदा मानव भी नाम दिया गया था। तो नर्मदा नदी घाटी है जो यहाँ से सबसे प्राचीन मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो इतने क्षेत्र में सबसे प्राचीन मानव निवास का साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सर्वेक्षककर्ता हमने यहाँ से देख ही लिए हैं कि प्रमुख सर्वेक्षककर्ता कौन है। यहाँ से प्राचीनतम पाषाणकालीन औजार भी मिले हैं, जो कि हमने देखा था कि भुतरा से सबसे प्राचीनतम औजार मिले हुए थे। यहाँ से प्राचीनतम औजारों की भी प्राप्ति हुई है। तो हमने ये देखा था कि ये प्राचीनतम औजार हैं जो हमें भुतरा से प्राप्त हुए थे। हम भुतरा को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और यहाँ से मानव एवं पशु जीवाश्मों के लिए भी ये प्रसिद्ध है और यहाँ से हमें कई पशु जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। और जबलपुर, यदि हम जबलपुर की बात करें, हाँ, तो जबलपुर से हमें राजा सोरस और हमें वहाँ जबलपुर से डायनासोर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे राजा सौरस नाम दिया गया। तो राजा सौरस नामक डायनासोर की जो प्रजाति है उसके जीवाश्म मिले हैं। डायनासोर, ये भी याद रखना है, डायनासोर जिसे राजा सौरस नाम दिया गया। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो राजा सौरस है ये कौन है? तो ये एक जीवाश्म है, किसका? राजा सौरस। ये जीवाश्म किसका है? डायनासोर का। तो ये हमें याद रखना है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये इसका जीवाश्म? जबलपुर जिले से। ठीक है, तो इस प्रकार से नर्मदा नदी घाटी में इतने ये फैक्ट याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे नर्मदा नदी घाटी के बाद चंबल नदी घाटी। तो चंबल नदी घाटी के प्रमुख सर्वेक्षककर्ता की यदि हम बात करें तो इसके प्रमुख सर्वेक्षककर्ता हैं जो विष्णुधर वाकड़कर, श्री विष्णुधर वाकड़कर और एस.के. श्रीवास्तव। एस.के. श्रीवास्तव, तो ये प्रमुख सर्वेक्षककर्ता चंबल नदी घाटी के हैं। तो इनको ये याद रखना है। वी.वी. लाल, तो ये मुख्य रूप से चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षककर्ता हैं। तो हमें मुख्य रूप से इन नदी घाटियों के सर्वेक्षककर्ता याद रखने हैं। और अब हम देखेंगे, इसके बाद हम सोन नदी घाटी की भी चर्चा कर लेते हैं। सोन
नदी घाटी। तो सोन नदी घाटी के प्रमुख सर्वेक्षक करता हैं वो है निसार अहमद। कौन है? निसार अहमद। तो इन्होंने जो सोन नदी घाटी है उसका सर्वेक्षण कार्य किया है और इन्होंने इस क्षेत्र से घूघर और खैतोही, यदि हम बात करें मुख्य स्थलों की, तो घूघर एवं खैतोही, इन दो स्थलों से राख के जमाव के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। किन्होंने? निसार अहमद ने। कहां से? सोन नदी घाटी से, घूघर एवं खैतोही से राख के जमाव के साक्ष्य इन्होंने क्या किए हैं? प्राप्त, जीवाश्म के रूप में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है और ये सर्वेक्षककर्ता के नाम भी याद रखने हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में जो फैक्ट हैं हमने पूरा पाषाण काल के पहले ही हम देख चुके थे। आज हमने नव पाषाणकालीन स्थलों के विषय में विस्तृत चर्चा की है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके और जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो यदि आप कमेंट करके मुझे अवश्य बता सकती हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।